Hello aspirants, good morning and welcome to Daily News Analysis of The Hindu. Today the date is 17th August, so let's get started. First news is with respect to Jammu Kashmir polls. Now Supreme Court in its last judgment said that to conduct election in Jammu and Kashmir by 30 September. Right. So government अभी तक अपनी तरफ से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है। अब सिर्फ तैयारी थी इलेक्शंस की, तो फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 3 फेजेस में इलेक्शंस किए जाएंगे फ्रॉम सितंबर 18। ओके, एंड दिस विल बी फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसके पहले अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें अच्छा टर्नआउट देखा गया, ऑलमोस्ट 58% का वोटिंग टर्नआउट था। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीस एंड स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में लौट चुकी है। नाउ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो हम इसे हर एक डायमेंशन से समझ लेते हैं। क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या हिट एंड मिस रहे, और क्या चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। 5 years सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। रैशनाले क्या दिया था गवर्नमेंट ने इसको एब्रोगेट करते वक्त? सबसे पहला रैशनाले था दैट इट विल प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन, बिकॉज अंडर आर्टिकल 370 हमने क्या देखा था, that Kashmir was allowed to have a separate constitution. It was allowed to have a separate flag. ठीक है, एंड काफी सारी पावर्स भी वहां की असेंबली को दी गई थी। तो इस सब से क्या हो रहा था कि यहाँ पर वहां की लोकल्स में, एटलीस्ट पॉलिटिशियंस के थ्रू ही सही, बट वहां की लोकल्स में कहीं ना कहीं एक देयर वाज अ सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी। राइट, और ये इन सब चीजों को मिसयूज किया गया टू मिसगाइड द यूथ। Okay, that we are separate, we have our own constitution, we have a separate flag, right? तो इन सबको मिसयूज किया जा रहा था, इसीलिए इस आर्टिकल को एब्रोगेट करना जरूरी था, दैट इट विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सेकंड वाज इट विल एड इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बिकॉज जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई, कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट इंसर्जेंसी इज वेल नोन, ओके, अगेंस्ट द कश्मीरी पंडित इन 90s। इसके अलावा भी ओवरऑल आज तक 42,000 से ज्यादा लाइव्स वी हैव लॉस्ट इन दिस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड ऑल ड्यू टू टेररिज्म। ये टेररिज्म कहां से परकोलेट हो रहा है? फ्रॉम द इश्यू ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी। और दूसरा कि आर्टिकल 370 होने की वजह से जो हमारे स्ट्रिंजेंट टेररिस्ट लॉज हैं, जैसे यूएपीए, राइट, या फिर ये जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए हमारे जो यूज होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर नार्कोटिक्स एक्ट, ये सब उतना स्ट्रिंजेंटली अप्लाई नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 370। राइट, तो इस टेररिज्म को फाइट करने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी ड्यू टू नाउ वी कैन स्ट्रिंजेंटली impose all these laws. नेक्स्ट वॉज रिडक्शन इन करप्शन एंड ग्राफ्ट। अब आप वहां की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं पे दिया जाता था किसी भी स्टेट में, ठीक है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, आज तक सबसे ज्यादा स्टेट को जो पैसा दिया जाता उसमें सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर को ही मिलता था। बट होता क्या था, वो पैसा करप्शन में चला जाता था, कई बार हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाता था। देयर वाज अ मैसिव करप्शन। और ये करप्शन क्यों थे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम थी, आरटीआई एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होता था, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो और ज्यादा करप्शन उसमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, फेमा फेमा एक्ट था, ठीक है, इसका भी उतना स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन नहीं हो पाता था, इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और ज्यादा आ रहे थे। तो ये करप्शन, ग्राफ्ट और इन सबको कमी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आरटीआई भी एप्लीकेबल होगा, फेमा भी और स्ट्रिंजेंटली एप्लीकेबल होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद मिलेगी, हवाला ट्रांजैक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट वॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, इससे डेफिनेटली आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आता था वो उतना स्मूथ नहीं आता, कोई भी एफडीआई वहां आना पसंद नहीं करती थी, बिकॉज वहां के जो लैंड को लेकर लॉस थे। बाहर का कोई आदमी आकर वहां लैंड नहीं परचेज कर सकता, हालांकि ये चीजें हिमाचल में भी है, बट वहां रीजन कुछ और है। वहां सेपरेट आइडेंटिटी का इशू नहीं है, वहां पर रीजन है इकोलॉजिकल, कि वहां के हिमालयस को उतना हार्म ना हो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की वजह से। राइट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लॉस इस तरीके के बना रखे थे दैट आपको कोई भी लैंड अगर खरीदना है या परचेज करना है तो वो सिर्फ वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स को ही अलाउ था। ओनली परमानेंट रेसिडेंट्स कैन
ओन ए लैंड देयर, राइट। तो ये सब चीजें खत्म की गई ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आए। अब इसमें आप कोट कर सकते हो, एक यूएई की तरफ से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था जम्मू एंड कश्मीर में। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफर्मेटिव पॉलिसीज। तो हमारे यहाँ पर अदर देन ऑल दोस राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल टू कश्मीरी सिटीजन्स टिल देन। उसी तरीके से जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट टू एससी, एससी, ओबीसी, ये सब भी उतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किए जाते थे, लेकिन अब ये और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि एक अफर्मेटिव पॉलिसीज बेटर इंप्लीमेंट की जा सकती है। एंड लास्ट वाज लद्दाख पीपल एस्पिरेशंस, बिकॉज व्हाट लद्दाख पीपल फेल्ट दैट वी आर बुद्धिस्ट मेजोरिटी पीपल, और जितना भी इन्वेस्टमेंट वहां पर आता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फंड्स दिए जाते थे, वो सब वहीं कॉर्नर कर लिए जाते थे कश्मीरीज के थ्रू, और लद्दाख को हमेशा से अंडर डेवलप रखा गया था। तो इनका एक एस्पिरेशन था कि हमें भी सेपरेट एक यूनियन टेरिटरी बनाइए। हालांकि अब वो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें हमें 6 शेड्यूल भी दीजिए। पहली डिमांड थी यूनियन टेरिटरी की, वो पूरी हो चुकी है, 6 शेड्यूल की है तो वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द रैशनले बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ 370। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपको नीचे दिए हैं प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में, ये यहाँ पर, ये आप ये सब पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। मैंने ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया हुआ है ताकि थोड़ा बेटर लगे। सो व्हाट आर द पॉजिटिव पोस्ट एब्रोगेशन। अब इसको हर तरीके से सोचिए जरा। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हमें कोई पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, राइट? क्या गवर्नेंस बेटर हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं, टेररिस्ट एक्ट में कमी आई है या नहीं, स्टोन पेल्टिंग, बॉयकॉट, प्रोटेस्ट, उन सब में कोई कमी आई है या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से इकोनॉमिक साइड पे देखिए क्या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह हुए हैं या नहीं, इस तरह, ठीक है। तो सेपरेट सेपरेट हेड के अंदर अपने आर्टिकल टॉपिक को तैयार करना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। सो यस, जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। राइट, हमने जितना डिजिटाइजेशन किया, डिजिटल इंडिया और वो सारी चीजें कनेक्ट की, वहां पर भी इंप्लीमेंट की गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या कुछ भी हो, हमने जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज हो सकती थी उन सबको भी उतना ही तेजी से वहां पे डिजिटाइज किया है जितना कि बाकी के इंडिया में किया गया, और ये सब पिछले कुछ टाइम में हुआ है, और ये सब किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। So yes, on governance front, there has been substantial gain. Second is improved economic situation. तो जब से ये आर्टिकल हटाया है तब से अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस तक का वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है। और याद कीजिए जम्मू एंड कश्मीर में ही हमें क्या मिला था, हमें लिथियम रिजर्व भी मिले हैं, ठीक है, उसका भी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, उससे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा सेकंड थिंग इज कि नंबर ऑफ टूरिस्ट दे हैव इंक्रीज अ लॉट एक्चुअली। अगर आप उस टाइम की बात करें जब एब्रोगेट हुआ था तो हार्डली 3 मिलियन टूरिस्ट जाते थे वहां। दिस हैव jumped over 7 times to 21 million in 2023। राइट, ये सारे फैक्ट्स डेटा ये पता होना चाहिए तभी आप आंसर ठीक से लिख पाओगे। नेक्स्ट इज ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम। अब लोकसभा की जो इलेक्शन हुए उसमें 58% तक का जो टर्नआउट देखा गया, ये दिखाता है कि वो लोग स्टोन्स, प्रोटेस्ट, बाइकआउट एंड रैली, इन सब चीजों से दूर होकर एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना अब ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। गन्स की बात नहीं करनी है, बुलेट्स की बात नहीं करनी है, बैलेट्स की बात करनी है अब। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ काउंटर हेजमोनिक व्यू ऑन कश्मीर। दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस के थ्रू इतना मिसगाइड किया गया था कि हमेशा से जब देखो बॉय आपको कॉल देखने को मिलेगा, बॉयकॉट करेंगे हम किसी चीज का, ठीक है, बंद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, सिविल अनरेस्ट बना रहता था। स्टोन पेल्टिंग, अब ये स्टोन पेल्टिंग होती थी फिर आर्मी एक्शन लेती थी, तो कई बार बच्चों, छोटे छोटे बच्चे आते थे पत्थरबाजी करने, आंखों की रोशनी चले जाती थी, पैलेट गन्स से लग जाती थी एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो ये जो काउंटर हेजमोनिक व्यू था कश्मीर पे कि कश्मीर सिर्फ हमारा है, ठीक है, खासकर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का, एटलीस्ट ये अब एबसेंट है वहां पर। अब तो वो पॉलिटिकल पार्टीज उल्टा रिक्वेस्ट करती हैं कि जल्दी से आप लोग इलेक्शन कराइए, और अभी ये जो इलेक्शन का डेट अनाउंस की गई है कल, तो उससे सबसे ज्यादा खुश वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। सोशल स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली यहाँ पर
अब ये माना जा सकता है कंपैरेटिवली पीस है यहाँ की सिविलियन लाइफ में, ठीक है। उतना कोई ज्यादा आपको वायलेंस देखने को नहीं मिलता है विद इन दी कम्युनिटी, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं, कोई रोड ब्लॉक्स नहीं, इस तरह की चीजें, और ना ही आर्मी की तरफ से कोई ज्यादा आपको अब हैवी डेप्लॉयमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, पहले काफी एरियाज माने जाते थे दीज आर नो गो जोन, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, तो देयर इज बिट सोशल स्टेबिलिटी। उसके बाद फिर अब जो डिलिमिटेशन किया गया है उसमें कुछ सीट्स रिजर्व भी की गई हैं एस टी एस सी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल ट्राइब्स की जो कम्युनिटीज हैं उनमें से अलग अलग कम्युनिटीज को भी एस टी में इंक्लूड किया गया है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफर्मेटिव लेजिस्लेशन, वही सब आपका जो रिजर्वेशन एंड ऑल दो थिंग्स, ठीक है। तो ये सब हमारे गेन हैं आफ्टर द एब्रोगेशन। बट इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी बने हुए हैं अभी, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो थिएटर है, जो कि कश्मीर साइड हमें ज्यादा वायलेंस एंड इंसर्जेंसी देखने को मिलती थी, कश्मीर इज कंपैरेटिवली काम, बट जम्मू रीजन में ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। और उसका होने का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो एलओसी है, ठीक है, ये पीर पंजल रेंज, यहाँ की टोपोग्राफी इस तरीके की है कि यहाँ पे बहुत सारे हाइडआउट्स मिल जाते हैं टेररिस्ट को। बॉर्डर क्रॉस किया, 6-8 किलोमीटर अंदर आए, अटैक किया, वापस गए, इन हाइडआउट्स में छुप गए और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस उधर चले गए, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि जम्मू इज नाउ ए मोर फिजिबल। तो ऐसा नहीं है कि इंसर्जेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई हैं, कश्मीर में कंट्रोल हुई हैं, लेकिन जम्मू में इंक्रीज हुई हैं। अब वो सिविलियन लाइफ के लिए भी थ्रेट बन चुका है और आर्मी की लाइफ के लिए भी। ओके, और ये चीज इसलिए भी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को अपने आप को रेलेवेंट रखना है इसमें। अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता वहां। और जैसे कि वहां के फारूक अब्दुल्ला टाइम टू टाइम कहते रहते हैं, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से आते हैं वहां की, नॉट नॉट नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो हमेशा कहते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बात करे, कश्मीर मुद्दे पे बात करे, बट इंडिया कहता नहीं करनी हमें। जो टेररिस्ट को इधर भेज के सिर्फ बुलेट्स की बातें कर रहे हैं, हम उनसे क्यों बात करें। सेकेंड इज पॉलिटिकल चैलेंजेस, यानी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं दो, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक और है महबूबा मुफ्ती की, दैट इज कॉल्ड एज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इनका ये कहना है कि इस सब होने की वजह से एक लोकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज में, सॉरी, लोकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी में। पहले तो आपने इनको काफी टाइम तक नजरबंद रखा, ठीक। अब आप जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, वो सारे एक्शन ले रहे हैं। ग्राउंड लेवल और हायर अथॉरिटीज जो सब कुछ इंप्लीमेंट करिए, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, ठीक है। ना कोई एमएलए रह गया है और ना ही कोई ग्रास रूट लेवल की पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटी, वो भी सब डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उसके बाद उनके इलेक्शन हुए नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है वहां पर, सो जल्द से जल्द इलेक्शन होना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि आप इनको जल्दी कराइए, ठीक है। नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ सोशल कैपिटल। यहाँ पे सोशल कैपिटल से मतलब है कि दैट जो भी पावर है उसका एक कंसंट्रेशन हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में। कंसंट्रेशन ऑफ पावर ये किसके हाथ में, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी जो भी एडवाइजर्स वगैरह रहते हैं, राइट। तो सब कुछ एग्जीक्यूटिव के भरोसे चल रहा है, अभी लेजिस्लेटिव जैसा कुछ वहां पर है नहीं। दूसरा ह्यूमन राइट्स कंसर्न, अब जैसे जैसे जम्मू में अटैक बढ़ रहे हैं, फिर ऑब्वियसली बात है कि उसके बाद आर्मी सर्च ऑपरेशन करती है, तो उसमें काफी सारे सिविलियंस भी उसकी पकड़ में आ जाते हैं। एक फादर एंड सन का मैटर भी हुआ था जहां पर उनके साथ कुछ ब्रूटल टॉर्चर हो गया था, क्योंकि आर्मी को डाउट था ऐसा कि इन लोगों ने टेररिस्ट को मदद की है। कई बार जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि टेररिस्ट हथियार लेके आपके घर में घुस जाएं, उसके बाद फिर आप कर भी क्या लोगे, ठीक है। अगर वो सुबह तक वहां रुक भी रहे हैं तो फिर आप कर क्या सकते हो। अब वो आप कह सकते हो आर्मी या सामने तो यही लगेगा कि आपने उन्हें पनाह दी अपने घर में, बट द थिंग इज कि अगर हथियार लेके कोई घर में घुसी गया है तो आप कैसे उन्हें निकाल लोगे एकदम से। ओके, तो इस चक्कर पे आर्मी जब आयरन हैंड यूज करती है तो काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा भी काफी रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगी हुई हैं सिविल लिबर्टीज पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन सिविल लिबर्टीज। सिमिलरली काफी बार हमें केसेस इंटरनेट शटडाउन के देखने को मिलते हैं, जो कि वहां का पूरा बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली। वैसे भी इंडिया इज नोन एज इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पॉलिटिकल लीडर्स को, कई बार रिलीजियस लीडर्स को भी डिटेन कर लिया जाता है आर्मी की तरफ से। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी बने हुए हैं। पॉलिटिकल चैलेंज सून ओवरकम हो जाएगा जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होंगे। जम्मू रीजन पे टेररिस्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं उसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब तक टेररिस्ट अटैक्स होते रहेंगे तब तक ये ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स भी वैलिड रहेंगे, ठीक है, ये होता रहेगा। सोशल कैपिटल की बात है
तो जब तक आप पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे ये इशू भी सॉल्व नहीं होगा, और पावर डिस्ट्रीब्यूट तभी हो पाएगी जब अल्टीमेटली वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बात की कि 5 साल में क्या बदला है जम्मू कश्मीर में। नोट्स आपके सामने हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। राइट, आगे चलते हैं। ये सारे नोट्स हैं, आपको पीडीएफ दे दी गई है, आप रीड कर सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। 5 साल हुए हैं इतने बड़ी काम को, तो क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट है अरावलीज को लेकर। आपको पता है गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी माउंटेन रेंज को हुआ है तो वो यही है। पहला रीजन इलीगल माइनिंग, दूसरा एनक्रोचमेंट, रियल एस्टेट वाले ये सब वहां पर घुस गए कि हम अरावलीज की वादियों में आपको बंगले बना के देंगे, ऑल दोस थिंग। एंड डिफॉरेस्टेशन हुआ है इस वजह से। ठीक। अब डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो डिफॉरेस्टेशन के साथ एक चीज डेफिनेटली आएगी, वो है कि यहाँ पे वाटर स्कैसिटी जरूर बढ़ेगी। जब फॉरेस्ट होता था, ट्री होते थे, बारिश होती थी, वो एब्जॉर्ब करता था, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता था। लेकिन आपने फॉरेस्ट काट दिया, अब ये सिर्फ पत्थर रह गए, इन पे से पानी बह जाता है, तो वाटर स्कैसिटी नेचुरली यहाँ पर आएगी। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। गुजरात टू दिल्ली रन करती है, इसे नेचुरल ग्रीन वॉल भी कहते हैं हम अपने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। देयर इज a severe threat from illegal mining, deforestation and human encroachment which led to environmental degradation as well as depletion of groundwater. See, depletion of groundwater. Loss of vegetation and soil cover upsetting the area's biodiversity. तो वो तो बायोडाइवर्सिटी लगभग ठीक है। अगर आप हरियाणा वाला बेल्ट देखेंगे, हरियाणा से दिल्ली, वो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा बंजर बना दिया। ठीक है, गुजरात साइड तक पहुंचते पहुंचते आपको फिर भी थोड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आ जाती हैं, तो वो फिर भी थोड़ा प्रिजर्व है। बट हरियाणा दिल्ली साइड पर इन्होंने रियल स्टेट माफियाज ने स्पेशली सब कुछ खत्म कर दिया है। अरावलीज का अराउंड 80% तो राजस्थान की टेरिटरी में ही आ जाता है। लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर। विड्थ है 10 टू 120 किलोमीटर, वेरी करती थी। इसे हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन आपको पता है, दो अलग अलग बायोम्स जब इंटरेक्ट करते हैं किसी एक जगह पर तो वो इकोटोन कहलाता है। ठीक है, तो ये इकोटोन किसके बीच में? एक तरफ थार डेजर्ट और दूसरी तरफ गैंगेटिक वैली। इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पर्वत, जिसकी हाइट है 1722। illegal and land encroachment, especially in Haryana, illegal mining in Rajasthan, illegal tourism, hotel construction and so on. All these are the problems जिस वजह से ये खराब हुआ है। अब यहाँ पर दो टर्म्स मिलेंगे आपको, एक है कार्बन फ्लक्स और दूसरा है एनहांस्ड वेजिटेटिव इंडेक्स। इन दोनों टर्म्स को जान लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। 2 मिनट। Enhanced vegetative index, it identify the condition of biomes. EVI, that is enhanced vegetation index, is a special tool in remote sensing that can be used to estimate the biomass and कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर ये प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछा जाएगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड है कार्बन फ्लक्स। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट एक्सचेंज बिटवीन कार्बन स्टॉक ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम as it records the movement of carbon between land, ocean, atmosphere and living thing. ठीक है, that is called as carbon flux. यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, that is तोड़गढ़, रावली एंड कुंभलगढ़। कैन यू टेल मी किस किस स्टेट में आती है? डू मेंशन अगर आपको पता हो तो। नाउ क्या कर सकते हैं इसके लिए? जब तक हम माइनिंग पे बैन नहीं लगाएंगे तब तक अरावलीज को हो रहा डैमेज नहीं रुकेगा। A ban on all forms of mining within the Aravalli region could safeguard the remaining hills from further depletion and exploitation and preserve their ecological balance and biodiversity. Alright? तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे। कई बार माउंटेन रेंजेस उनकी लेंथ के हिसाब से भी अरेंज करने को आ जाती हैं। इसरो, अब हमने एक बार बात की थी कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, बड़ी सैटेलाइट है तो ठीक है, पीएसएलवी वगैरह हम यूज करेंगे, जीएसएलवी यूज करेंगे, लेकिन इनको असेंबल करने का टाइम, इनमें यूज होने वाला फ्यूल, ये सब बहुत है। ठीक है, तो ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। अब अगर हमें छोटी छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है छोटे छोटे पर्पज के लिए, तो उसके लिए क्या हमें इतने बड़े रॉकेट्स यूज करने चाहिए? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। ठीक है, वो कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसरो ने डेवलप करना शुरू किया था कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो छोटी सैटेलाइट्स, लो वेट की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इस पहला हमारा सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो फेल हुआ था। सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ था और इसरो ने कहा था हमारा रॉकेट डेवलप हो चुका है, हम रेडी हैं। और हमने अब D3 डेमोन्स्ट्रेशन 3 सैटेलाइट फ्लाइट लॉन्च की और इसने भी सक्सेसफुली इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप जानते हैं वो सब अर्थ के ऑब्जर्विंग के लिए यूज करते हैं, चाहे हम लोग को अपने फॉरेस्ट वगैरह को देखना हो, वाटर रिसोर्सेज एंड ऑल दोस मैनेजमेंट थिंग्स। इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
on board small satellite launch vehicle that is SSLV D3 in final developmental flight. Okay, the third developmental flight of SSLV. सेकंड के टाइम ही इसरो ने कह दिया था कि यस वी हैव अचीव। इस रॉकेट के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। पहले पीएसएलवी जीएसएलवी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। की फीचर ऑफ एसएसएलवी, फर्स्ट लो कॉस्ट होगा, छोटा सा है, ठीक है। अगर हम पीएसएलवी यूज करेंगे तो फिर काफी ज्यादा खर्चा होता है सैटेलाइट जो लॉन्च करवा रही है उस कंपनी को। अब आप नाउ यू कैन से कि पीएसएलवी हम लोग मिलकर भी तो लॉन्च करते हैं, जैसे हमने एक टाइम 102 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की थी। तो पॉइंट इज कि 102 सैटेलाइट्स का ऑर्डर हमारे पास एक साथ आ जाएगा क्या? या तो हम वेट करते रहेंगे कि ऑर्डर आ रहे हैं लाइन से, 1 महीने 2 महीने तक वेट करेंगे कि जब ज्यादा ऑर्डर्स हो जाएंगे तब पीएसएलवी लॉन्च करेंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट इज कि हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू लो कॉस्ट में हम ऑपरेट कर पाएंगे, एंड ये इसका कमर्शियल मार्केट बहुत ज्यादा है। आजकल जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी वो अपने खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करना पसंद करती हैं रादर देन गवर्नमेंट से एक्सेस लेने की बजाय, ठीक है। तो ये कमर्शियल मार्केट बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं हम इस कमर्शियल मार्केट को टैप कर पाएं, ठीक है। तो लो कॉस्ट विथ लो टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एक लॉन्च की, अगर 2 दिन बाद फिर से कोई ऑर्डर आता है हम दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स, minimal launch infrastructure requirement, it can be assembled by a small team in a week compared to 6 months or 600 people for PSLV. The new vehicle was developed to capture the emerging small, that is nano satellite, micro satellite, mini satellite, the emerging small satellite commercial market with launches offered on demand. जैसे डिमांड आएगी लॉन्च कर देंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा उन्हें। Vehicle's first development flight failed. Then the new vehicle is declared operational by space agency after it completed 2 successful developmental flight. तो अब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। ओके, नेक्स्ट यूसीसी पे हमने पिछले सेशन में डिटेल में बात कर ली थी, क्यों होना चाहिए, क्या चैलेंजेस आएंगे इसको इंप्लीमेंट करने में, ये हमने कल के सेशन में बात कर ली थी। आगे चलते हैं। सेंटर अनवील्स न्यू सिस्टम टू स्टडी वेदर क्रॉप पैटर्न। कल भी हमने एक न्यूज देखी थी, इसमें अगेन क्वेश्चन वही होगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, ठीक। कल हमने एक न्यूज देखी थी पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड। आज भी एक न्यूज है, दैट इज सेंटर अनवील्स न्यू सिस्टम टू स्टडी वेदर एंड क्रॉप पैटर्न। अब हमारे यहाँ वैसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड ए डिजिटल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम that will share real-time data-driven insights on weather patterns, soil conditions, crop health, crop acreage, and advisories with all stakeholders. ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपको इस सिस्टम के थ्रू मिलेंगे किसानों को। It will provide the seamless access to comprehensive data, including satellite images, कि आपका वेदर कैसा रहेगा, वेदर इंफॉर्मेशन, रिजर्वॉयर स्टोरेज, कि आपके इधर जो रिजर्वॉयर्स हैं उनमें स्टोरेज कितना है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्रॉप प्लानिंग कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, soil health information and all those things. It will help in understanding crop rotation practices and promote sustainable agriculture by encouraging the cultivation of diverse crops. It will also help in monitoring the drought. तो ये आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, ये सब आपको मेंस में एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज करना होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी का किस किस काम में यूज कर रहे हैं। हम पेस्टिसाइड्स में यूज कर रहे हैं, हमने कल देखा था। आज हम लोग अपने क्रॉप पैटर्न्स, ड्रॉट वगैरह इन सबको समझने के लिए भी यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया गया है। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होने वाला है, ठीक है। इसकी बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, 2 हो चुके हैं इंडिया में ऑलरेडी, ये तीसरा होगा। तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया इंडिया, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि कैसे हम इन्होंने भले ही ये न्यूज रूम के लिए दी हो, लेकिन आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, कि कैसे हम विमेन के लिए चीजें बेटर बना सकते हैं। फर्स्ट की रिकमेंडेशंस, पहला एम्प्लॉइज should receive a minimum of 30 days of paid leave annually. एटलीस्ट साल में 30 डेज आपको लीव देनी चाहिए एम्प्लॉइज को, ठीक है। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा कि वो कैजुअल है, सिक लीव है या फेस्टिवल लीव एंड ऑल दो थिंग्स। तो आई थिंक इंडिया में 30 डेज तो मिल ही जाती होगी फेस्टिवल्स के नाम पे। सेकंड इज द गाइडलाइन ऑल्सो कवर द हेल्थ रिलेटेड लीव्स लाइक मेंटल हेल्थ। कई बार आप एग्जॉस्टेड फील करते हो कि मैं अभी वर्क नहीं करना चाहता कुछ दिन, ठीक है। सेकंड इज मेंस्ट्रुअल लीव, कल हमने इसकी बात की थी डिटेल में, मेंस्ट्रुअल लीव, उसके प्रॉस एंड कॉन्स। उसके अलावा लीगली जो एंटाइटलमेंट है, जैसे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी तो हमारे यहाँ कर दी नहीं जाती, चाइल्ड केयर लीव एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये सेकंड रिकमेंडेशन हो गया। थर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
इज एम्फेसाइज। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट सब जगह होता है, दैट इज वन थिंग, बट हमें चाहिए एकदम इंडिपेंडेंट एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि अगर कोई इशू होता है तो ये नहीं कि आप कंपनी के बिहाफ में उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज सेटिंग अप लीगली रिक्वायर्ड इंटरनल कमिटी टू एड्रेस सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब लीगली भी अंडर दैट प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, उसमें भी कहा गया है कि आपको एक कंप्लेंट्स कमेटी बनानी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो कई बार बनाई तो जाती है कई जगहों पर, लेकिन उन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में जब कंप्लेंट भी आती है तो उल्टा जो विक्टिम है उसी को डराया जाता है कि आप शांत हो जाइए, ठीक है, आप ये कंप्लेंट मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाती है कंपनी की इमेज बचाने के लिए, या फिर जो बॉस है, जो सीनियर मैनेजर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ रिकमेंडेशन। फिफ्थ, एड्रेस द कंप्लेंट्स ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर। अब जैसे अभी एक आया था जहां पर एक पत्रकार थे दीपक चौरसिया, वो शराब पी के आ गए थे न्यूज रिपोर्टिंग करने जब हमारे सीडीएस की डेथ हुई थी। उसी तरीके से कई बार कुछ ऐसे भी वीडियोस आते हैं जहां मीडिया हाउसेस में गाली बकी जा रही है विमेन के सामने, विमेन को ना भी तो डायरेक्ट, तो भी उसके सामने भी अगर आप दे रहे हो तो वो भी एक टॉक्सिक बिहेवियर की डेफिनेशन में ही आता है। एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर विद इन newsroom, ensuring confidentiality and involving neutral fact-finding processes. Enforce a zero tolerance policy for such behavior and take disciplinary action against the violators. And fostering a respectful, transparent and equitable work environment. तो यहाँ पे इन्होंने 6-7 अच्छे से रिकमेंडेशन दिए हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको याद है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का केस जो हमने डिस्कस किया था, वहां पर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केस आए थे, और उसके बाद भी जब तक वो इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुई थी वो पोस्ट एक लड़की की, तब तक जो मैनेजमेंट था यूनिवर्सिटी का वो उस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था, राइट। एमपॉक्स, तो मैंने 15 अगस्त को डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको नोट्स दे दिए थे कि आखिर किस तरीके से ये इमरजेंसी ऑफ हेल्थ कंसर्न डिक्लेयर करता है डब्ल्यूएचओ, ठीक है, किस बेसिस पर, उसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट था। तो वो आप 15 अगस्त वाली पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या होता है। फिलहाल ये चीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत तेजी से फैल रही है और डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर किया है एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्राइटेरिया वहां से देख लीजिएगा ना। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, यूके में भी हुआ था 22 में, स्प्रेड भी हुआ था काफी, लेकिन दैट वाज कॉज्ड बाय माइल्डर क्लेड 2B वायरस, ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है कॉन्गो में इट इज कॉज्ड बाय लीथल क्लेड 1B वायरस। ओके, वो क्लेड 2B इतना डेंजरस नहीं था, ये क्लेड 1B इज मोर डेंजरस। ओके, और ये स्प्रेड हो रहा है सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दोनों से, जबकि जो यूके में हुआ था वो स्प्रेड हो रहा था मैन टू मैन सेक्स के थ्रू। ओके, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें होता ही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मंकी पॉक्स, कुछ फैक्ट्स याद रखिए प्रॉब्लम्स के लिए। इट इज ए रेयर, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इट इज ए रेयर zoonotic and viral disease belonging to orthopox virus genus of Poxviridae family। Poxviridae family क्या है वो अभी हम लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए उसको साइड रखिए। ओके, ये वही वायरस है जो स्मॉल पॉक्स भी कॉज करता है, जिसमें वो रेड रेड डॉट्स निकल आते हैं बॉडी पे। मंकी पॉक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एनिमल्स इन 1958 when two outbreaks occurred in captive monkey colonies kept for research purpose, hence ये इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो यस, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिल्कुल होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिल्कुल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हो सकता है। हाउएवर, नाउ हियर इज द कैच, हाउएवर अनलाइक इन्फ्लुएंजा और कोविड-19, द ट्रांसमिशन ऑफ मंकीपॉक्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नीड प्रोलॉन्ग फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। कोविड की तरह नहीं कि थोड़ी से कॉन्टेक्ट आने में ही आपको ये फैल गया, नो। Transmission of monkeypox through respiratory droplets need prolonged face-to-face contact, तब जाके ये फैलता है। ट्रीटमेंट है क्या इसका? नो, करेंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है उसी वैक्सीन को हम इसको ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड एटलीस्ट उसने 85% की एफिकेसी तो दिखाई है कि हाँ ये प्रिवेंट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए तो स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीन को यूज किया जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, सॉरी मंकी पॉक्स। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर करंट कंसर्न? The spread of clade 1B, ठीक है, जो कि कॉन्गो में स्प्रेड हुआ है, it is primarily transmitted through sexual contact. This is causing the concern.
हिस्टोरिकली क्लेड 1 इंस्पेक्शन विच आर डेडलियर देन क्लेड 2 जो यूके में हुआ था spread through zoonotic events, but sexual transmission of clade 1 was previously unreported. Over 100 cases of clade 1b virus has emerged in countries neighboring the DRC. ठीक है, तो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नहीं बल्कि ब्रुंडी, केनिया, रवांडा, युगांडा इन सब में फैल रहा है जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था पहले। कितने केसेस आए हुए हैं? ऑलमोस्ट 15,600 एंड 537 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है इस ईयर में। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल का नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर टेड्रोस। आपके अदर यूपीएससी जो एग्जाम्स है उनमें आ जाती है ये चीजें। तो इन्होंने कंफर्म किया है कि यस द वायरस इज नाउ स्प्रेडिंग ह्यूमन टू ह्यूमन एंड रैपिडली म्यूटेटिंग एज वेल इनटू न्यू lineages. So is there any risk for India? Yes. The first case of more contiguous clade 1b mpox infection outside Africa was reported in Sweden, raising concern that it could spread to other countries through global travel. During 22 outbreak, India reported 27 cases and 1 death, primarily from clade 2. ठीक है, तो क्लेड 2 के केस जरूर आए थे मगर वो इतना डेडली नहीं था, बट ये क्लेड 1 के केसेस आ सकते हैं क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग सब इधर उधर ट्रैवल तो करते रहते हैं वर्ल्ड ओवर। Initially linked to international travel, but later spreading locally. Experts emphasize that current surge of mpox in Africa, coupled with the spread of new sexually transmissible strain, now it is a global emergency. हाँ, ये हमने ऊपर अभी आपसे बात की थी। पॉक्स विरिडे फैमिली क्या है? व्हाट इज दिस पॉक्स विरिडे फैमिली? सो पॉक्स विरिडे फैमिली कंप्राइजेस लार्ज कॉम्प्लेक्स डीएनए वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं दोनों को, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी। सिम्टम्स वही होते हैं, स्किन पे लेसेंस आ जाते हैं, फीवर आ जाता है। नोटेबल फॉर देयर रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू इवेड द इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको इवेट करने की एबिलिटी ये रखते हैं, इसलिए दिस पॉक्स विरिडे वायरस आर स्टडीड फॉर द इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। ओके, सो चलिए एमपॉक्स के बारे में जान लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आई वोंट से कि आई एग्री विद दिस आर्टिकल, बट यहाँ पर जब राहुल गांधी ने बात की थी कि ये बजट की फोटो देखिए, इसमें एक भी एसटी एससी ओबीसी का आदमी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स एक चीज उन्होंने सीरियस हाईलाइट की थी कि जो हायर पोस्ट है कि अबव सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, उन पर इन सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, मोस्टली जनरल कास्ट का ही रिप्रेजेंटेशन। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है रिक्रूटमेंट की एज लिमिट में। जनरल वालों के लिए लिमिट कितनी है? 32 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद ही मेजोरिटी क्लियर कर जाते हैं 25-26 में। ठीक है, ओबीसी के लिए कितनी है? 35 ईयर्स। इनमें से ही मेजोरिटी क्लियर कर जाते हैं अराउंड 28-30 तक। इसके अलावा एसटी एससी के लिए 37 ईयर्स और आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 42 ईयर्स। तो ये एज लिमिट की वजह से हो रहा है क्योंकि हाई पोस्ट पर पहुंचने के लिए जो 21 में 23 में इस एज में पहुंच रहा है उसके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो करियर में प्रोग्रेस करके अपनी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकता है। ठीक है, अधिकतर ओबीसी एसटी एससी में जो लोग आ रहे हैं वो लेट एंट्रेंट है। लेट एंट्रेंट अगर आप होते तो आप कहीं ना कहीं मिडिल लेवल की पोजीशन पे जाके आप तब तक 65 ईयर्स के हो जाओगे और आपको रिटायर हो जाना पड़ेगा। राइट, तो एक तो ये एज लिमिट वन फैक्टर, दिस इज वन फैक्टर कि क्यों इनका रिप्रेजेंटेशन हाई लेवल पर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये ऐसा दे रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप सबके लिए फिक्स टेन्योर कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव कि कोई 21 साल की एज में आ रहा है, कोई 32 साल की एज में आ रहा है, कोई 35 या कोई 40 साल की एज में आ रहा है। इनका कहना है कि हम एक फिक्स टेन्योर कर दें कि चलिए 35 ईयर्स तो सबको सर्विस करनी होगी। यानी कि अगर कोई 35 में एंटर हुआ तो वो 70 ईयर तक ये जॉब कर सकता है ताकि उसको भी हाई पोस्ट पर पहुंचने का मौका मिले। तो ये एक पॉइंट है। बट द थिंग इज कि फिर क्या 70 ईयर्स में आप उससे वो एफिशिएंसी डिमांड कर सकते हो? ठीक है, दैट इज वन क्वेश्चन। दूसरा इनका ये कहना है कि देखिए एज ये जस्टिफाई नहीं करता कि कौन कितना टैलेंट होगा। हो सकता है कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद लेट ही आए हों, ठीक है, या हो सकता है कि उन्होंने लेट एग्जाम क्लियर किया बट दे आर मोर एफिशिएंट एट दी वर्क, या फिर लेस करप्ट, मॉरली मोर अपराइट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 21-23 में जो लड़का गया वो ऑनेस्ट ज्यादा निकलेगा, जो 35 में आया है वो करप्ट ज्यादा निकलेगा। ये मैं सिर्फ इनके आर्टिकल का समराइज कर रहा हूं आपको, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो इनका कहना है कि आप एक ही फिक्स टेनो कर दीजिए, 70 तक भी अगर वो काम कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता है क्या है, कई बार 65 में अगर रिटायर भी हो जाते हैं ना आईएएस आईपीएस वगैरह सेक्रेटरी लेवल से, तो भी गवर्नमेंट उनको पोस्ट रिटायरमेंट जॉब देती ही है कुछ ना कुछ। किसी कमेटी का मेंबर बना देगी, किसी कमीशन का मेंबर बना देगी, कहीं पर अपॉइंटमेंट दे देगी, गवर्नर बना देगी, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 65 के बियॉन्ड इंसान काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है।
ठीक है। एक डेटा देख लीजिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने दिया था मिस्टर जितेंद्र सिंह ने, 322 ऑफिसर्स हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, 322। आउट ऑफ दिस ओनली 16 आर एससी, 13 are ST, and just 39 are OBC. OBC की पॉपुलेशन देखिए, just 39 are OBC and 254 belong to जनरल कैटेगरी। ओके, तो ये डेटा है जो गवर्नमेंट ने खुद दिया है। Now clearly there is an absence of reserve category officers in sufficient number at the policy suggestion level, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसीज बनाने में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से इन्हीं का रोल है। तो पॉलिसी जहां पे फ्रेम की जा रही है वहां पर इन कैटेगरीज के लिए, इन कैटेगरीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज देर इज नो रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन क्लास ए सर्विस। प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन क्लास ए सर्विस में नहीं मिलता है। सो इनके अकॉर्डिंग देयर शुड बी ए कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट वुड बी नेसेसरी। ये आपको पता है 32 ईयर्स फॉर जनरल, 37 फॉर एससी, 35 फॉर ओबीसी एंड 42 ईयर्स ये एज लिमिट है जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। So they are unable to reach the top because they generally join late and retire before reaching the top level. अब इनके सजेशन देखिए, those who join at a young age remain around to reach the top even if their performance is not as good as those who join later. अब अगर यहाँ पर ये एज्यूम कर लें कि जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया था उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे क्योंकि एज उनकी तरफ है। लेकिन जिसने लेट ज्वाइन किया हो सकता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, एफिशिएंटली काम कर रहा हो, ऑनेस्ट भी हो, ठीक है, और ज्यादा ग्राउंड लेवल का नॉलेज भी रखता हो कि वो पहले किसी छोटी मोटी जॉब में था, ग्राउंड लेवल का नॉलेज बेटर रखता है, ठीक है, तो फिर भी वो टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि एज फैक्टर उसकी साइड पे नहीं है। गवर्नमेंट फोकस शुड बी ऑन द ऑफिशियल्स एफिशिएंसी, चाहे वो लेट एंट्रेंट हो या अर्ली एंट्रेंट हो, एंड हिज कॉम्पिटेंस, एंड नॉट ऑन व्हेन ही मेड इनटू सिविल सर्विस विद इन प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। ठीक है, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उनकी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी पर रादर देन ओनली ऑन देयर एज। एक फिक्स टेन्योर जैसा सिस्टम लाना चाहिए फॉर एवरी एंट्रेंट टू द सिविल सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज ऑफ एंट्री विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। से एक फिक्स टर्म टेन्योर दे दिया जाए कि 35 ईयर आप सर्विस करोगे ही, चाहे आप किसी भी एज में एंटर करो। इट शुड नॉट बी वर्किंग ऑन देयर 70s, जो लोग आर्ग्यू देते हैं कि 70 साल में क्या कोई काम कर सकता है एफिशिएंटली, then the present age limit can be lowered to ensure that all candidate would retire by 67। ठीक है, तो इनका कहना चलिए 67 कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना चाहिए हर साल आफ्टर द एज ऑफ 62 कि इंसान मेडिकली मेंटली फिट है या नहीं। सम पर्सन्स हु आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो ये फैक्ट है, रिटायरमेंट के बाद भी उनको अलग अलग कमीशन, कमिटीज, बॉडी, इन पे बिठा दिया जाता है। कभी आईएएस रिटायर नहीं होता परमानेंटली, वो लगा रहता है कहीं ना कहीं। सो इसके लिए इन्होंने कहा है कि पहले तो आप एक कमिटी बनाइए जो सोशल जस्टिस इंश्योर करे सबके लिए, एंड इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी विद एडिक्वेट एसटी, एससी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो फुली इवन आई डोंट फुली एग्री विद दिस आर्टिकल, बट आया था, कुछ बातें ठीक लगी तो बता दिया। तो ये सब नोट्स है मंकी पॉक्स से, आप खुद रीड कर सकते हैं। ये सैटरडे को इसमें ये सब बकवास आती है, इसलिए सैटरडे के न्यूज़पेपर में ज्यादा आर्टिकल्स मिलते नहीं है हमें काम के। अब बांग्लादेश को हमने काफी सारी लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, ठीक है, अराउंड 5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा हमने काफी सारा जो ऑयल इनको देते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड ऑल, उनका पेमेंट भी रुका हुआ है। तो अब जो नई गवर्नमेंट बनी है इंतरिम, क्या वो इसको मानेगी या नहीं मानेगी? अगर नहीं माना तो इतना बड़ा इंडिया को लॉस होगा। ठीक है, $4 to 5 billion has been disbursed as credit and grants. India extended 3 line of credit to Bangladesh worth $8 billion. ठीक है, इसके अलावा पेमेंट्स टू ऑयल इंडियन कंपनीज और सप्लाईज में ऑल्सो बी एट रिस्क, क्योंकि बांग्लादेश में चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, सो लेट्स सी वो इसको ऑब्लिज कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्रोएशिया, इसने भी रीइंट्रोड्यूस किया है अपने यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। क्यों? बिकॉज अब यूरोप में जिस तरह टेंशन बढ़ रही है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, इस वजह से रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड एपरेंट आर्म्स रेस एंड मिलिट्री बिल्डअप इन दी बल्कन्स। बल्कन वॉर अगर आपने पढ़ी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री में, बल्कन पेनिनसुला का जो ब्रेकअप हुआ था उस टाइम यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत ज्यादा। अब उसके बाद वो जरूर वो पीस पे, देन यहाँ पर एक रीजन तो था जहाँ पर यूक्रेन असॉल्ट कर रहा है और रशिया पर, और ये वो रीजन है जहाँ पर रशिया असॉल्ट कर रहा है यूक्रेन को, पोस्क्रोवर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आजकल प्रीलिम्स में इसी तरह की चीजें पूछी जा रही। गाजा सीज फायर की बात करें तो इस पे नेगोशिएशन चल रहे हैं,
मीडिएट कौन कर रहा है? यूएस, इजिप्ट एंड कतर, ये हमास और इनके बीच। इट इज एम्ड एट होल्डिंग द 10-month वॉर एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ हॉस्टेजेस विद पोटेंशियल डील सीन एज द बेस्ट होप ऑफ हेडिंग ऑफ एन इवन लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इसराइल को पता है, इसराइल वेट कर रहा है कि नहीं ये डील अभी इतनी जल्दी साइन ना हो, लेट ट्रम्प कम टू द पावर। और ट्रम्प ने वार्निंग भी यही दी थी कि हमास मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे तो बेटर होगा। और ये माना भी जाता है, इसराइल की लॉबी भी यही मानती है। और इसराइली लॉबी जो है ना, जूइश लॉबी अमेरिका में, वो बहुत स्ट्रांग है। हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं अमेरिका में, इंडियन डायस्पोरा कुछ भी नहीं है। इसराइल की जो लॉबी है, उनका जो डायस्पोरा है वहां पर, वो बहुत सुपर रिच लोगों में आता है। ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं वहां की गवर्नमेंट पर, तो ट्रम्प पर उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहेगा। हमास रिजेक्टेड इसराइल डिमांड, इसराइल ने डिमांड ये की थी कि ये जो गाजा टेरिटरी है, ठीक है, इजिप्ट बॉर्डर से लगी है, तो इनका ये कहना है कि इसको इजरायली आर्मी सेफ गार्ड करेगी, तो हमास को ये बात एग्री नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बॉर्डर बनाई जाएगी ताकि हम लोग चेक करेंगे जो पैलेस्टीनियन यहाँ आते हैं इसराइल में वर्क करने के लिए, और फिर जब वो वापस जाएंगे तो हम उनको चेक करेंगे कहीं ये टेररिस्ट वगैरह तो ना जा रहे हैं इनके साथ। तो हमास ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी थी इसराइल की। ठीक है, लास्टिंग मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग द बॉर्डर विद इजिप्ट, ये कैंसिल नहीं माना हमास ने। एंड ए लाइन बाइसेक्टिंग गाजा, ये वाली, ठीक है, वेयर इट वुड सर्च पैलेस्टीनियंस रिटर्निंग टू देयर होम टू रूट आउट मिलिटेंट। तो ये डील अभी तक नहीं हो रही है, इसराइल इतना सीरियस भी नहीं है इस डील को लेकर। अब म्यांमार में जो आर्मी जनता है उसके साथ तो चाइनीज डील कर रहे हैं, तो फिर यूएस ने भी अपना सपोर्ट पूरी तरीके से कहा है कि जो लॉ मेकर्स और एक और फैक्शन था वो जो भागा है, ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्शंस थे, ये समझने के लिए आपको मेंस 450 प्लस वाला वीडियो देखना होगा, मैंने म्यांमार पे बनाया था। The US promised to keep supporting Myanmar democratic opposition after China endorsed the transition plan of the ruling military junta। ठीक है, जो इनका ऑपोजिशन है जो कि अभी एक्साइल में है, बाहर बैठा हुआ है दूसरी कंट्री में, उसको इन्होंने बोला है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल दीज आर मोस्टली लॉ मेकर्स आउटस्टेड इन ए 2021 coup, और इनके साथ एक एथनिक रेबल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, दैट इज कारेन नेशनल यूनियन। ठीक है, तो इनको सपोर्ट कर रहा है यूएसए। हाइफा पोर्ट इसराइल में ही है। ठीक है, हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है अटैक करने की। ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी फ्लीट, ये चाइना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना टेक कंपनीज एंड ऑटोमेकर्स हैव poured billions of dollars into self-driving technology in recent years in an effort to catch industry leaders in US। अब ड्राइवरलेस कार्स की जब बात आती है तो फिर एक सेफ्टी भी एक इशू बन के आता है। ठीक है, जैसे एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है गाड़ियों का। वुहान हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अराउंड 500 टैक्सीज। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं था। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।